हेलो दोस्तों, माय नेम इज तरुण मित्तल, टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी। रहा संघर्ष की जो चलता है संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बेटा, ये हमारे सीएलसी का एक खास फंडा समझ लो, खास थ्योरी समझ लो। हम लोग रोज कठिन मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हम एक बेसिक के साथ अपनी स्ट्रेंथ को और भी मजबूत करते हैं। और बेटा, मैं यही चाहता हूं कि आप इन पीवाईक्यू के क्वेश्चन से इतना स्ट्रांग हो जाओ, हर वेराइटी से वाकिफ हो जाओ और अपने आप में इतना इंप्रूवमेंट लाओ कि आप जेई के अंदर टॉपर्स के अंदर इन्वॉल्व हो। तो बेटा, इसी के साथ आज अपने पीवाईक्यू के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, जेई मींस की इस फर्स्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर ऑफ विटामिन सी मोस्ट स्टेबल ऑफ देम इज। बेटा, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जहां रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा हो, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो। अगर अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट में ऑक्सीजन पर अपने पास लोन पेयर अवेलेबल है विच इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बेटा, और साथ में यहां पर अच्छा खासा रेजोनेंस भी इधर से भी अवेलेबल है अपने को। सेकेंड स्ट्रक्चर में यहां पर रेजोनेंस अपने को अवेलेबिलिटी नहीं है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 100% होगी, लेकिन अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि यहां पर चार्ज ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। तो यहां पर इतनी ज्यादा एक्सटेंट में एच बॉन्डिंग अच्छी अवेलेबल नहीं है। और एक बात बताइए, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन रेजोनेंस का एक्सटेंट अच्छा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या रहेगा आंसर नंबर फर्स्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए, एक तो इधर रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है, फर्स्ट थिंग इज दैट वन। सेकंड, जब यहां रेजोनेंस होता है तो ऊपर माइनस डेल्टा का एक्सटेंट अच्छा खासा होता है, इसी के कारण यहां पर एच बॉन्डिंग भी क्या होगी, अच्छी खासी। इसीलिए ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल होगी बेटा, है ना। चलिए, लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके फॉर द फॉलोइंग फिनोल इज। और बेटा, मैं क्लास के अंदर भी बोलता हूं, आप लोग जानते हो के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन में पीके। तो मैं बोलता हूं पहले इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में मैनेज करेंगे। तो यहां पर अपने पास 2 ग्रुप्स है जो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, NO2 वाले। और अगर बात करें यहां पर CH3 का प्लस I इफेक्ट लगेगा तो ये तो उतना एसिडिक है ही नहीं। यहां पर माइनस M इफेक्ट लग रहा है, एसिडिक है, लेकिन यहां पर 2 बार माइनस M इफेक्ट लगेगा, व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 नाइट्रो ग्रुप। तो बेटा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड क्या रहेगा? फर्स्ट के बाद ज्यादा एसिडिक कौन सा रहा? सेकंड के बाद फोर्थ। एटलीस्ट वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है ना। तो एक बात बताइए, सबसे लिस्ट एसिडिक कौन सा रहा? थर्ड। अब अपने को अरेंज करना था पीके वैल्यू में, तो पीके वैल्यू का ऑर्डर क्या रहेगा अपने पास? 3 देन 4 देन 2 एंड देन फर्स्ट। 3 4 2 1 ऐसा अपना आंसर होना चाहिए। तो बेटा ये ऑप्शन है अपना नंबर फर्स्ट। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। Basic strength of amines in aqueous medium depends on 3 factors that are, one is aqueous medium, that means solvation effect. Second is inductive effect. Third is steric crowding. बेटा 3 कंपोनेंट बेसिक मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले हैं और इन 3 फैक्टर की बात करें, ये नेट कंक्लूजन देते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की क्या रहेगी। और कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको एक्वस में ही मानना होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री की रहती है। 2 डिग्री के बाद यहां पर 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और फिर 3 डिग्री की। तो इसका अपने पास आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। देखिए, ये जो कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ का, यहां पर मैंने बोला 3 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। जो 2 डिग्री अमाइन है वहां पर ना तो ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, अच्छी खासी डेंसिटी भी है, अच्छी खासा प्लस आई है, तो सोल्वेशन भी ठीक ठाक है। तो इसी कारण से 2 डिग्री अमाइन मोस्ट बेसिक होते हैं ना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स मार्क्ड A to D इन द गिवन कंपाउंड? बेटा C is most acidic. Why? Because here extent of resonance is high. यहां पर O2O रेजोनेंस हो रहा है तो अच्छा खासा स्टेबल कॉन्जुगेट बन रहा है।
तो सी इज हाईली एसिडिक, तो थर्ड ऑप्शन के लिए नहीं जाएंगे। अब एक बात बताइए, इसके बाद डी वाला हाइड्रोजन भी अच्छा खासा एसिडिक है, क्योंकि H प्लस रिलीज होने के बाद अगेन -2 ऑक्सीजन रेजोनेंस होगा, और इसी कारण से यहां पर डी का एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा रहेगा। इसका मतलब फोर्थ भी क्रॉस हुआ। अब बेटा एक बात बोले, 100% यहां पर कॉन्जुगेट रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, लेकिन बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अब एक बात बताइए, इसके बाद ज्यादा एसिडिक होगा HA, दैट मीन आंसर विल बी सेकंड। अब कई लोगों को दिमाग में आता है, सर आपने फिर HD को कंसीडर क्यों किया? बेटा SD को कंसीडर करने का कारण है O2O रेजोनेंस शो करेगा, और वो हाईली स्टेबल रेजोनेंस है, जबकि यहां पर रेजोनेंस कैसा होता, C2C, जो कि इतना इफेक्टिव रेजोनेंस है नहीं है, है ना। इसी कारण से अपना आंसर सेकंड रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर द फॉलोइंग इज, यहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा रहने वाला है? बेटा जो C वाला कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबल है। बोले व्हाई सर? बिकॉज इट हैव एक्सटेंडेड रेजोनेंस, और किसी में भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, नाइट्रोजन का प्लस M इफेक्ट तो ऑपरेट ही नहीं हो रहा, है ना, तो यहां पर A तो स्टेबल नहीं है। B की बात करें तो यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यहां पर इन्वॉल्व तो हो रहा है, लेकिन प्लस को सीधा पॉजिटिव M इफेक्ट नहीं मिल रहा। बेटा एक बात बताइए, यहां पर रेजोनेंस इस डबल बॉन्ड का तो है, लेकिन क्या नाइट्रोजन अपना प्लस M इफेक्ट कार्बोकेटाइन पर ऑपरेट करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा, इसलिए इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। इट मीन अपना जो C है वो सबसे स्टेबल है, दैट इज फर्स्ट आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pK फॉर द वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट Ka reciprocal to 1 में pKa. We have to arrange the order in Ka. Most acidic compound is C because it have -M group. Then acidic compound is A because there is no electron donating group. Here is an electron donating group which can donate the electron through positive M effect. Here an electron donating group is present, but it can donate the electrons by hyperconjugation effect or inductive effect. So B have more donating tendency, so it is less acidic. It means the compound D is more acidic than B. तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पर अपने पास C, then A, then D, then B रहेगा। And what will be the order for pK? That is a reciprocal, B, D, A, C. That is the second option. I think सभी को अच्छे से समझ में आएगा। Let move on to the next question. Increasing order of stability of the resonating structure is, बेटा this is the bonus question, because most stable resonating structure is having maximum number of pi bond, maximum octet completed species, and here 2 pi bonds are available, here 2 pi bonds are available. Octet is incompleted, highly unstable species, octet is incompleted. तो बेटा यहां पर जो स्ट्रक्चर C एंड D है वो अच्छा खासा स्टेबल है, और इनमें भी बात करें यहां पर N पर प्लस है, कार्बन पर माइनस है, यहां पर कार्बन पर माइनस है लेकिन O पर प्लस है, दैट इज अनस्टेबिलिटी। अब इट मीन D स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं रहा। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर देता हूं, D इज मोस्ट स्टेबल, एंड D के बाद अपना स्टेबिलिटी रहेगा C का, और C के बाद बेटा A और B में अगर अपने को स्टेबिलिटी को कंसीडर करना है तो यहां पर देखिएगा पाई बॉन्ड का नंबर 1-1 है अपने पास दोनों स्ट्रक्चर्स में। और एक बात बताइए, यहां पर माइनस को रेजोनेंस मिल रहा है, प्लस को भी इसका रेजोनेंस मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव। एक बात बताइए, नेगेटिव को रेजोनेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पॉजिटिव को रेजोनेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने क्लास में आपको एक ऐसा केस भी कराया हुआ है कि इस केस में रेजोनेंस अवेलेबल नहीं होता। इसका कारण क्या है बेटा? शिफ्ट द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर n, और यहां पर रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस साइड की बात करें, यहां रेजोनेंस है, दैट मीन B इज मोर स्टेबल देन E, और ऐसा अपने पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो यहां पर दिस इज द बोनस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन जहां पर स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को यूज किया गया था। बेटा इस क्वेश्चन की बात करें
तो प्रोपेन अमाइन एंड एन मिथाइल इथेन अमाइन, बेटा पता चल रहा है दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, एंड दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स. इट मीन ए मैच्ड विद थर्ड ऑप्शन, ए मैच्ड विद थर्ड ऑप्शन. दो ही ऑप्शन है. हेक्सेन 2N and हेक्सेन 3On that are the metamers. It means B have first option. B have first option. Ethanamide and hydroxyethanamine. बेटा ethanamine और hydroxyethanamine that are the tautomers. Ethanamide का स्ट्रक्चर आई थिंक सब लोग जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. और इसमें टोटोमरिज्म कराएंगे तो हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो अपने पास स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड NH. दिस स्ट्रक्चर हैव हाइड्रोक्सी इथेन इमीन, दिस स्ट्रक्चर इज, है ना. तो बेटा दीज आर द टोटोमर्स. C मैच विद फोर्थ, यस. एंड orthonitrophenol and paranitrophenols are positional isomers, that means second. Option 4 will be correct. तो बेटा लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें. द आइसोमरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8DBr हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम. बेटा 2 कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड चेक करना था. 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरोब्यूटेन. ड्यूटेरो का मतलब है ड्यूटेरियम विच इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. बेटा 4 कार्बन नोट किए, 1 ड्यूटेरो 2 ब्रोमो. ओके यहां पर 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी तो कायरल कार्बन अपने पास एक ही रहा. आंसर फर्स्ट पॉसिबल नहीं है. एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. 2 ब्रोमो एंड 2 ड्यूटेरो. और बेटा यहां एक एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे. दीज 2 कायरल कार्बन्स आर अवेलेबल, सो आंसर विल बी सेकंड. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है. मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है और अपन जानते हैं मैक्सिमम स्टेबल जो कन्फर्मर है दैट आर एक्सट्रीम कन्फर्मर्स एंड इट हैव स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, नॉट एक्लिप्स्ड, है ना. तो एक बात तो स्टेगर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए. इट मींस ये तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्टेबल की बात कर रहे हैं, विच हैव लेस वंडरवॉल रिपल्शन. तो बेटा यहां पर वंडरवॉल रिपल्शन मिनिमम है. जो बल्कियर ग्रुप है अपोजिट साइड पर अवेलेबल है, मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म है. तो फर्स्ट यहां पर अपना आंसर रहेगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज. बेटा COOH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. और बेटा एक बात बताइए, यहां पर जो 5 नंबर ग्रुप है दैट इज कीटो ग्रुप, और कीटो या ऑक्सो आप जो भी यूटिलाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो 2 पर मिथाइल रहेगा और 5 पर ऑक्सो या कीटो. तो एक बात बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑक्सो मेंशन्ड है और ऑक्सो की बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा, इसलिए मिथाइल को पहले कंसीडर करेंगे. तो यहां पर 2 मिथाइल देन 5 ऑक्सो और हेक्सेनोइक एसिड. दिस विल बी द थर्ड आंसर. Let's move on to the next question. Structure of 4-methyl pent-2-enol is. But aldehyde is the functional group, and methyl group should be present at 4 number. But second number पर methyl है, this is not possible. Third number पर methyl है, this is not possible. Third number पर methyl. 4 number पे methyl double bond 2 पर है. Fourth will be the correct answer. Let's move on to the next question. The correct stability order of cation is. बेटा सबसे स्टेबल कैटायन 3 डिग्री होते हैं अपन जानते हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल. देन आफ्टर इट 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री. तो एक बात बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फर्स्ट. व्हाई? इट हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी इन 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स. बेटा पीओसी का एक अच्छा क्वेश्चन है. यहां पर सोल्युबिलिटी पर बेस्ड हो ऐसा मेथड होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक सॉल्वेंट को यूज किया जाता है, जहां पर वो एक चीज के साथ या तो इंप्योरिटी के साथ या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, इनसोल्यूबल. तो सोल्यूबिलिटी पर बेस्ड जो फिनोमिनन है दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
IUPAC name of the following compound is, बेटा साइनाइड इज मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहीं से करेंगे, और 3 पर एमिनो है, ब्यूटेन नाइट्राइल होना चाहिए, 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, थर्ड विल बी द आंसर. Let's move on to the next question. The correct order of reactivity in electrophilic substitution reaction of the following compound is. बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाए. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए बेंजीन रिंग पर, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है बी में, सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा बी, है ना. अब एक बात देखिए, बी के बाद ए अच्छा है क्योंकि इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रखेंगे नहीं, इसका मतलब लिस्ट रिएक्टिव है, तो इसका मतलब ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. अब ए की बात बताओ, डी तो -m इफेक्ट शो करता है, तो एक बात तो ये तो हाईली लिस्ट रिएक्टिव है, तो एक बात बताइए अपना फर्स्ट है वो आंसर रहेगा. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लोर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल. दीज आर जनरली insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oils from the flowers is. बेटा अगेन पानी के अंदर सोल्यूबल और स्टीम के अंदर पानी के अंदर अगर कोई भी कंपाउंड इनसोल्यूबल है लेकिन स्टीम वाटर के अंदर अगर सोल्यूबल है, देखिए लिखा है बट आर मिसिबल विथ वाटर वेपर इन वेपर फेज, मतलब पानी में इनसोल्यूबल है लेकिन वेपर फेज में सोल्यूबल. तो ऐसी कंडीशन में अपने कौन से मेथड का यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन. जनरली एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी मेंशन्ड है, एनिलीन को जब अपने इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं तब इसी मेथड का यूज करते हैं, तो अपना आंसर है वो फोर्थ रहेगा. एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरिफिकेशन मेथड. बेटा एडजॉर्प्शन मेथड क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो अपने को इसका नॉलेज रहना चाहिए. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. लेट चेक. 1 2 3 and 4 5 and 6 7 पर हाइड्रोक्सी है और हेप्टेन है और 2 ओन है. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द अबव कंपाउंड. बेटा ये इस कंपाउंड का करेक्ट नेम नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, मतलब अपना आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A species having carbon with sextate of electron and can act as electrophile. मतलब कार्बोकेटाइन होना चाहिए, E+ होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है ना, और 6 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट. बेटा कार्बोकेटाइन में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. कैसे सर, CH3Cl. बेटा Cl- अगर रिलीज करते हैं तो कार्बन के पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड रिमेनिंग रहेंगे, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. तो अपना फर्स्ट आंसर रहेगा. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Alcohol react both as nucleophile and electrophile. बेटा देखिए मैं क्लास में भी ये जोड़ देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए, और एनसीईआरटी में जो एक लाइन मेंशन है कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं. आप केमिकल रिएक्शन पढ़िएगा अल्कोहल के अंदर, उसमें ये पहला लाइन मेंशन्ड है, लेकिन वहां पर ये बोला है कि कर सकता है और डिफरेंट मीडियम में करता है. अगर अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में लो ना 100%, तो एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन टेक प्लेसेस और कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. लेकिन नॉर्मली अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, लोन पेयर रख रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल. इट मीन दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है बेटा. कर सकता है कब, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम मेंशन नहीं था. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अल्कोहल रिएक्ट विद active metals such as potassium, sodium, aluminium to yield corresponding alkoxide. सही बात है, and liberate hydrogen gas. Reason is correct. तो A is false and B is reason is true. Yes, one will be the answer. Let's move on to the next question. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं क्लास में ही बोलता हूँ, इस पर अच्छे से फोकस भी करते हैं अपन. एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं ना, मॉड्यूल भी करते हैं, वर्कशीट करते हैं अपनी, तो बेटा उसमें भी ऐसे क्वेश्चन काफी सारे मेंशन है और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं जिस
कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा हो, लाइक क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस से मोर देन रहता है ना। तो एक बात बताइए, यहां पर डिस्टिलेशन मेथड में ए के लिए 4 स्टैंड करेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है वो उन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जहां पर अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी कम हो, दैट इज क्रूड ऑयल्स। तो बेटा क्रूड ऑयल का यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, मतलब B stands for थर्ड वन। एंड स्टीम डिस्टिलेशन अभी अपनों ने बात करी थी कि एनिलीन वाटर मिक्सचर के लिए यूज करते हैं, तो C stands for सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर स्पेंड लाइफ फ्रॉम ग्लिसरॉल, तो D to the first, मतलब 4 will be the answer, है ना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement 1 is labeled as assertion A and the another is labeled as reason R. pK value of phenol is 10 while that of ethanol is 15.9. अपन को आइडिया नहीं है, लेकिन अपने से ये पूछा गया था कि हाई किसका रहेगा, लो किसका रहेगा, वैल्यूज याद नहीं करनी आपको किसी भी सेंस में। तो बेटा एक बात, फिनोल इज मोर एसिडिक, यस डेफिनेटली फिनोल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल बिकॉज द कॉन्जुगेट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो Ka वैल्यू फिनोल के लिए ज्यादा होता है, लेकिन पीके वैल्यू अल्कोहल के लिए ज्यादा होता है। तो पीके वैल्यू अल्कोहल के लिए ज्यादा है और फिनोल के लिए क्या है, कम। तो एक बात बताइए, ये तो करेक्ट है। इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, नो दिस इज रॉन्ग। तो बेटा स्टेटमेंट जो एजर्शन ए है वो तो करेक्ट है, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अपना आंसर क्या रहेगा, सेकेंड, ठीक है ना। इथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता ना, फिनोल होता है, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, इसीलिए अपना आंसर सेकंड रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक IUPAC कंपाउंड का नेम अपने को करना है। तो अब एक बात बताइए, एक जो कंपाउंड ये मेंशन्ड है, अच्छा कंपाउंड है, अच्छा एग्जांपल है बेटा, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल क्लासरूम में अपने पढ़ते भी है। नंबरिंग अपने को यहीं से करनी है 1 2 3, क्योंकि 1 1 लोवेस्ट लोकेंट मिलता है, यहां से करेंगे तो 1 3 3 मिलेगा। तो बेटा फार बेटर है 1 1 एंड 3। लेकिन इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब नेम लिखते टाइम इथाइल को पहले मेंशन करेंगे, तो 3 इथाइल यस, 1 1 डाइमिथाइल यस, साइक्लोहेक्सेन 1 विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट इनोल कंटेंट। बेटा इनोल कंटेंट यहां पर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एरोमेटिक। इस तरह का कंपाउंड रहेगा आफ्टर इनोलाइजेशन। तो यहां पर इनोल का एक्सटेंट है वो भी क्या रहेगा, दिस बहुत ज्यादा रहेगा, और दिस इज फ्लूरोग्लूसिनोल, क्लासरूम में किया हुआ क्वेश्चन था। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। हाईली एसिडिक हाइड्रोजन हो तो इट हैव द कॉन्जुगेट शुड हैव हाई एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। बेटा यहां पर अगर अपने हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो एक ही CO ग्रुप का रेजोनेंस मिलेगा। भाई यहां से H+ रिलीज कर दो या यहां से रिलीज कर दो तो एक ही CO ग्रुप का रेजोनेंस मिलेगा। सेम फॉर दिस वन। बट इन ऑप्शन थर्ड अगर अपने यहां से हाइड्रोजन एटम को रिलीज करके कॉन्जुगेट बनाते हैं तो बेटा यहां पर दो तरफ से रेजोनेंस मिलेगा। इट मीन दिस इज हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट, इट इज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। तो थर्ड अपना आंसर मिलेगा। बोले सर फोर्थ क्यों नहीं है? बेटा फोर्थ में ये वाला कार्बन इधर से रेजोनेंस कर सकता, उस CO से नहीं कर सकता, तो आंसर अपना थर्ड रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सीन इज टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा बेंजीनोइड तो नहीं है, सेकंड थर्ड पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें एसाइक्लिक क्या रिंग भी नहीं है? नहीं, रिंग तो है। दैट मीन दिस इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आई थिंक समझ में आया होगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में नॉर्मल कार्बन को अपने कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, है ना, उसको बॉन्ड लाइन में कंसीडर कर लिया जाता है। तो एक बात बताइए, ये जो कार्बन है उसको आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसको शो नहीं किया गया है। इट मींस अपना आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। यहां पर शो कर दिया गया है, यहां पर भी शो कर दिया गया है, यहां पर भी, तो अपना आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द चार्ज स्ट्रक्चर। इट मीन फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज एट मोर n और यहां नेगेटिव चार्ज एट लेस n, तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया। दिस वन इज स्टेबल, तो फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड।
तो अपना आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट मीन 4 विल बी द आंसर. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The technique used for the purification of steam, volatile water, immiscible substance. Again, repetitive question, that is steam distillation. और अगेन मैं बता रहा हूँ, एनिलीन के अंदर से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए दिस मेथड इज यूज्ड. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ कंपाउंड दिए गए, उनके पीके वैल्यू दिए गए हैं, उनको मैच करना है. बेटा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल बिकॉज माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट एट द कॉन्जुगेट. तो जो डी कंपाउंड है वो मोस्ट एसिडिक है. डी के बाद सी भी एसिडिक है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है नाइट्रो. फिर बी एसिडिक है. इथेनॉल तो वीकेस्ट एसिड है बेटा, कॉन्जुगेट रेजोनेंस से स्टेबल नहीं है. तो अपना ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पीकेए? ए का पीके सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का. ए का पीके सबसे ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन ए सेकंड से मैच करना चाहिए. ए सेकंड से मैच करना चाहिए. ए सेकंड से मैच करना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है. बी किससे मैच करना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा एसिडिक अपने पास डी रहा, डी के बाद सी, देन बी, देन ए. तो ये तो पीके वैल्यू को अपने ने मेंशन कर दिया. अब एक बात, तो बी का सेकंड हाईएस्ट पीके होना चाहिए. बी का सेकंड हाईएस्ट पीके होना चाहिए, दैट मीन 10. बी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट एंड सी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट लोएस्ट लो वैल्यू, और वो अपने पास 8.3 है. तो एक बात बताइए, यहां पर 4 रहेगा, दैट मीन डी इज थर्ड विल बी द आंसर. आई थिंक आराम से बना लिया होगा. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म? बेटा यहां पर डबल बॉन्ड पर सेम ग्रुप है, जीआई शो नहीं कर सकता. यहां पर डबल बॉन्ड पर डिफरेंट ग्रुप है और लेफ्ट राइट भी डिफरेंट ग्रुप है, ये डेफिनेटली जीआई शो करेगा. यहां पर डबल बॉन्ड पे सेम ग्रुप है, जीआई शो नहीं करेगा. यहां पर डबल बॉन्ड पे तो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन यहां पर लेफ्ट राइट में सेम ग्रुप है, इसलिए ये भी जीआई शो नहीं कर सकता. इट मीन अपना आंसर सेकंड रहेगा. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन इज? बेटा अभी मैंने बताया भी था, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज किसके लिए करते हैं अपने? एक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए और एक थिन लेयर. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल पर डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या किसी भी सब्सटेंस मिक्सचर को अपने जिसको सेपरेट कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह एब्जॉर्ब होता है. तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन टेक्निक है वो दो ही जगह यूज करते हैं, कॉलम में एंड थिन लेयर में. आंसर थर्ड रहेगा, ए एंड बी. Let's move on to the next question. According to IUPAC system, the compound is named as? बेटा OH is the main functional group. नंबरिंग यही से करेंगे. तो साइक्लोहेक्सेनोल है, लेकिन साइक्लोहेक्स 2-ene 1 ol है. तो अपना आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाईएस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. बेटा हाईएस्ट एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है ए में, नेगेटिव एट मैक्सिमम ई एन एटम. तो ए है मैक्सिमम एसिडिक हाइड्रोजन, देन बी है मैक्सिमम एसिडिक हाइड्रोजन. तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ए में हुआ, देन बी में हुआ, देन डी और देन सी. बोले सी का हाइड्रोजन लिस्ट एसिडिक क्यों है? CH3 का प्लस आई ऑपरेट करेगा जो कार्बन है इनको हाईली अनस्टेबलाइज कर देगा. तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ए बी एंड देन डी देन सी. ए बी देन डी देन सी. दिस विल बी द आंसर. 4. The difference in energy between the actual structure and lowest energy resonating structure for the given compound is? बेटा अपन क्लासरूम में बहुत अच्छे से ये करते हैं. काफी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, और एक होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड. रेजोनेटिंग हाइब्रिड की एनर्जी मिनिमम होती है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती है. मान लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट की एनर्जी है, ये सेकंड की, ये थर्ड की. तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिनिमम एनर्जी रखे और रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इन दोनों की एनर्जी का गैप रेजोनेंस एनर्जी होता है बेटा. दिस इज रेजोनेंस एनर्जी. तो फर्स्ट अपना आंसर रहेगा. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH NH2. बेटा लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच का इंटरेक्शन, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट. सेकंड विल बी द आंसर. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The set of meta directing functional group from the following set is? बेटा meta directing होने चाहिए, that mean compound या group should have
N double bond O like group like A double bond B where electronegativity of B is greater than A और A ट्रिपल बॉन्ड B, ये ग्रुप अगर मिलते हैं तो माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन में सब में A डबल बॉन्ड B मिल रहा है, दिस मीन ऑल ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, है ना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन दैट शो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, अगेन वही बात, माइनस एम इफेक्ट, फोर्थ विल बी द आंसर, क्योंकि यहां पर भी अपने पास क्या मिल रहा है बेटा, A डबल बॉन्ड B ग्रुप। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइयोल, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, फिनोल में भी अपने पढ़ते हैं, दैट इज कैटेकोल, है ना। कैटेकोल होता है बेंजीन रिंग पर नियरर पोजीशन पर 2 OH अवेलेबल रहते हैं, तो वो थोड़ा याद भी रखना चाहिए, है ना। और रिसोर्सिनोल बेंजीन रिंग पर 2 OH 1,3 पोजीशन पे होता है ना, 2 OH ग्रुप 1,3 पोजीशन पे रहेंगे। और क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल बेंजीन रिंग पर एक CH3 ग्रुप अवेलेबल रहेगा और एक OH ग्रुप, है ना। क्विनोल बेंजीन रिंग पर 2 OH 180 ग्रुप पर प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको थोड़े से दिमाग में रहने चाहिए। अपन से पूछा गया था कि 1,2 डाइयोल को क्या बोलेंगे, दैट इज कैटेकोल। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडजॉर्बेंट यूज इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अभी बताया भी था बेटा, सिलिका जेल और एल्यूमिना का यूज करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। इट मीन आंसर विल बी A एंड B, मतलब दैट मीन थर्ड विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की रिगार्डिंग क्वेश्चन था। D इज एरोमेटिक हाईली स्टेबल, A इज एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। D हाईली स्टेबल होना चाहिए, A हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, 4 विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अपने को कुछ ग्रुप के इफेक्ट को मैच करना था। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, दैट मीन इट हैव प्लस R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो प्लस R है, A मैच करेगा 4 से, A मैच करेगा 4 से, मतलब एक ही ऑप्शन है। फिर भी चेक करते हैं। B में पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया और H प्लस को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और बेटा प्लस E इफेक्ट है, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में H प्लस को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये प्लस E इफेक्ट का एग्जांपल है। ये थर्ड से मैच करेगा, B थर्ड से मैच करेगा। और यहां पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन साइनाइड अपोजिट साइड में अटैक करा रहे हैं, इसका मतलब दिस इज माइनस E इफेक्ट फर्स्ट होना चाहिए। और ये अभी बताया है A डबल बॉन्ड B हो तो माइनस M इफेक्ट होता है, तो D का अपने पास सेकेंड आंसर रहेगा, माइनस R इफेक्ट रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? The organic compound show electromeric effect in presence of the reagent only. Yes, definitely. Electromeric effect dominates, yes, over inductive effect. Why? क्योंकि inductive effect में partial shifting है, electromeric में complete shifting है। Hydrogen ion show negative electromeric effect. No भाई, positive electromeric effect. अभी just previous question में पढ़ा भी था। तो ये जो है statement है वो incorrect और incorrect ही पूछा गया था, तो अपना जो आंसर है वो थर्ड रहेगा, है ना। द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी, यस इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। रिएजेंट को हटा दो तो इफेक्ट नहीं रहता, तो इसका आंसर अपने पास थर्ड रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कॉन्जुगेट बेसिस दिए हुए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था। और बेटा अपन लोग जानते हैं RO माइनस में R का प्लस I इफेक्ट ऑपरेट होता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी OH माइनस से। तो देखिए RO माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी OH माइनस से, और Cl माइनस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये लिस्ट बेसिक रहेगा। तो और यहां पर रेजोनेंस मिल रहा है, इसीलिए वीकेस्ट बेस रहा, है ना। मतलब लिस्ट बेसिक तो ये रहेगा क्योंकि डेंसिटी कम है, और यहां पर रेजोनेंस के कारण बेसिक स्ट्रेंथ कम रही, और यहां पर RO माइनस में R का प्लस I होता है, इसीलिए थर्ड जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट था, अगर आपको इथाइलिन का स्ट्रक्चर आता है तो इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इथाइलिन काफी बार रिपीट करते हैं क्लास के अंदर। इथाइलिन का स्ट्रक्चर बेटा अपने पास ये रहता है। जो एल्कीन्स होता है उनका जनरल नेम एल्काइलिन होता है। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये टर्मिनल है, 1 सिग्मा बॉन्ड सेंटर में, 5 सिग्मा है, 1 पाई है, 4 विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, बेटा COH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहां से करेंगे। अब कई लोगों को दिमाग में आता है सर CHO को क्यों नहीं कंसीडर किया? बेटा कार्बन चेन छोटी है, ऐसा नहीं है, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब एक बात बताइए,
सबसे पहली बात 2 पर एक ग्रुप है, 4 पर एक ग्रुप है और 6 पर इन होना चाहिए। पहली बात तो 6 पर इन है तो इन दोनों में से ही होना चाहिए। और एक बात तो ओइक एसिड है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यही होना चाहिए। और 2 पर फॉर्मिल भी है, यस 2 पर फॉर्मिल भी है। और 4 पर हाइड्रोक्सी है, यस 4 पर हाइड्रोक्सी भी है, तो फोर्थ है वो अपना आंसर रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है और एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। बेटा एन प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का और आइसोप्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। इनमें क्या रिलेशन है? दीज आर द पोजिशनल आइसोमर्स। तो बेटा ए मैच करेगा थर्ड से, ए मैच करेगा थर्ड से। और मिथोक्सी प्रोपेन एंड इथोक्सी इथेन, दीज आर द मेटामर्स, क्योंकि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। तो बी मैच करेगा फर्स्ट से, दोनों में ही फर्स्ट है। सी की बात करें तो सी है प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। बेटा फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल होगा। सी स्टैंड्स फॉर दैट इज 4, तो अपना आंसर फर्स्ट ही रहेगा। नियोपेंटेन आइसोपेंटेन चेन आइसोमर्स है, क्योंकि कार्बन चेन ही डिफरेंट है, तो डी मैच करेगा अपने पास यहां पर सेकंड से, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सल्फोनिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? बहुत बार पढ़ते हैं, SO3H है ना, फोर्थ अपना आंसर रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? Glycerol is purified by vacuum distillation because it decomposes at its normal boiling point. यह सही बात है बेटा, ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है अप्रोक्सीमेटली 290 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट पे अगर अपने लेकर जाते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए अपने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एनिलीन कैन बी प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, यस। एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर, नहीं भैया एनिलीन पानी में इनसोल्यूबल होता है, इमिसिबल होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रोपी, यस। ये लाइन सॉल्यूशन चैप्टर में मेंशन भी है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ये लाइन है एनसीईआरटी वाइज, वहां पर मेंशन्ड है। An organic compound is pure if mixed melting point is remains same. यह सही बात है। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है मिक्सिंग के बाद भी, इसका मतलब वहां पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर रहा होगा, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी मिक्स करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आना चाहिए ना। अगर चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन सेम। आई थिंक समझ गए होंगे। तो आंसर अपना क्या रहेगा? ए सी डी, 4 will be the answer. Let's move on to the next question. Which of the following is metamer of the given compound X? बेटा NH पर बेंजीन है और CO पर साइक्लोहेक्सेन है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। दोनों तरफ बेंजीन है, फॉर्मूला ही सेम नहीं है। दोनों तरफ साइक्लोहेक्सेन है, फॉर्मूला ही सेम नहीं है। लेकिन CO पर बेंजीन आ गया, पहले है साइक्लोहेक्सेन था, यस। दीज आर द मेटामर्स, है ना। 4 will be the answer. चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर ए क्रोमेटोग्राफी प्योरिफिकेशन मेथड इज। क्रोमेटोग्राफी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? RF इज एन इंटीग्रल वैल्यू, नो भाई जरूरी नहीं है, फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है। नॉन पोलर कंपाउंड आर रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बेटा ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ना। और अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी से में इधर से कंपाउंड डालोगे तो पोलर कंपाउंड की मोबिलिटी तो क्या होगी? कम, जबकि नॉन पोलर की मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो पोलर की मोबिलिटी कम है, पोलर टॉप पर रहेंगे। ये क्या बोल रहा है? नॉन पोलर टॉप पर रहेंगे। ये तो गलत है भाई, सेकंड भी। तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। फिर थर्ड देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सोलवेंट, नहीं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे मूव करते हैं एज कंपेयर टू सोलवेंट, ये तो गलत स्टेटमेंट है। RF of a polar compound is smaller than that of non-polar compound. Yes, RF वैल्यू पोलर कंपाउंड की कम होती है क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम है। और अपने जानते हैं रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? एक किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में सॉल्वेंट के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस। अब एक बात बताइए, ये स्मॉलर रहेगी किसके लिए? पोलर कंपाउंड के लिए, क्योंकि पोलर कंपाउंड तो डिस्टेंस ही कम कवर कर पाते हैं, इसीलिए 4 will be the answer. Let's move on to the next question. The incorrect statement regarding the geometrical isomers of 2-butene is.
ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटीन। यस बेटा, ट्रांस टू ब्यूटीन है वो सिस टू ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल होती है, ये बात सही है। ये अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आर स्टीरियो आइसोमर, यस दीज आर द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस टू ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट, नहीं भाई, सिस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, एडिक्टिव है बेटा, दोनों डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, सेम। जबकि ट्रांस में ये डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल। ट्रांस में तो ये डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल, डाइपोल जीरो हो जाता है। तो सिस का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहेगा, नेट वेक्टर रूल से निकालते हैं डाइपोल मोमेंट को, तो यहां पर डाइपोल कुछ ना कुछ रहने वाला है। ये बोल रहा है सिस टू ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट, नहीं भाई, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, अपना आंसर यही रहेगा। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर, यस एक दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। Let's move on to the next question. Given below are two statements. IUPAC name of this compound is this one. Check करते हैं। 1 chloro 2 nitro 3 4 4 पर भी नाइट्रो, तो 1 chloro 2 4 डाइनाइट्रो ऐसा नाम होना चाहिए, क्या ऐसा है क्या, नहीं है, ये गलत नाम है ना। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को, तो वहां पर मेंशन होना चाहिए कंपाउंड का नेम 1 2 3 4, 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीनमाइन, 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीनमाइन और एनिलीन, ये बात भी सही है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो अपना आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंपाउंड शुड बी प्लेनर्स, कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक रेजोनेंस, कंपाउंड शुड फॉलो हक्कल रूल। तो बेटा यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। यस दिस इज एरोमेटिक बेंजीनोइड कंपाउंड। यहां पर अपन को ध्यान है कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक नहीं है। जबकि दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, हक्कल रूल और सब कुछ कंडीशन फुलफिल्ड कर रहा है, यहाँ पर इतना रिपल्शन भी नहीं है जो नॉन प्लेनर हो जाए, प्लेनर कंपाउंड है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये एरोमेटिक होगा। तो आंसर विल बी बी एंड डी, तो सेकेंड आंसर रहेगा अपना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम इज, बेटा एक कार्बन से कनेक्टेड हो तो 1 डिग्री होता है, दिस इज 1 डिग्री है ना, दिस इज 3 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज अगेन 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है, ओनली 1, तो आंसर फर्स्ट रहेगा। अगेन pKa वैल्यू को अरेंज करना है ना, तो अब एक बात ये अपने एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को लिखते हैं, अपने जानते हैं K रेसिप्रोकल टू pK, तो एक बात तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज B, क्योंकि -m ऑपरेट हो रहा है। B के बाद मोस्ट एसिडिक कौन सा कंपाउंड रहेगा अपने पास, D। D के बाद मोस्ट एसिडिक C, क्योंकि -I ऑपरेट हो रहा है, NO2 के केस में भी, OH के केस में भी NO2 का -I ज्यादा होता है, इसलिए B ज्यादा, जो कंपाउंड है B है वहां पर तो -m ऑपरेट हो रहा है, और यहां की बात करें तो यहां ओनली -I ऑपरेट हो रहा है, यहां पर भी ओनली -I ऑपरेट हो रहा है, NO2 का -I ज्यादा होता है D के केस में, इसलिए D ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू C, और B में तो -m ऑपरेट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब एक बात ये, इसके बाद A एसिडिक है, E तो लिस्ट एसिडिक है क्योंकि +m ऑपरेट कर रहा है OCH3 का, तो ये ऑर्डर तो है अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का, लेकिन pK का ऑर्डर जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब EACDB, EACDB 1, अपना आंसर क्या रहेगा यहां पर, फर्स्ट। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड पिप्रिडीन। तो बेटा अपन क्लासरूम में बाय फॉर्मूला बाय नेम दोनों तरह से ये किया हुआ क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला नहीं भी मेंशन होता तब भी अपन कर सकते थे। दिस इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, लोन पेड लोकेलाइज भी है और sp2 से सराउंडेड है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, लोकेलाइज तो है लेकिन डबल बॉन्ड के कारण बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट बेसिक होगा पिप्रिडीन देन पिरिडीन, पिप्रिडीन देन पिरिडीन। पायरोल इज लिस्ट बेसिक, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, तो ये लिस्ट बेसिक रहेगा, अपना आंसर सेकंड रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाइड करते हैं तो इम्प्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है, दोनों की नेचर को ध्यान में रखा जाता है। तो एक बात बताइए, फर्स्ट है नाइदर ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड, नो 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 नो, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, यस, दोनों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अपने को एक को सेपरेट करना है। तो ये आप किसी सोल्वेंट का यूज करेंगे तो सोल्वेंट का डिसाइडेशन इम्प्योरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों के बेस पे किया जाता है। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अगेन न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी। फर्स्ट के बाद बेटा सेकंड में ऊपर नेगेटिव है, थर्ड में ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव एट मोर एंड मोर स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आंसर अपना क्या रहेगा, फर्स्ट। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। तो बेटा एक बात बताइए, यहां पर थर्ड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। उसके बाद नेगेटिव एट मोर एन तो सेकंड स्टेबल होगी, फर्स्ट लेस स्टेबल होगी, क्यों, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट मतलब सेकंड विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। बेटा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन बेटा इस डबल बॉन्ड पर यहां पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, जबकि इस डबल बॉन्ड पर यहां पर मिथाइल ग्रुप है। इट मीन दैट इज द कायरल कार्बन। एसिमेट्रिकल फॉर्मूला है, तीन सेंटर है जहां पर स्टीरियो क्रिएट हो रही है, और हर जगह दो टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है स्टीरियो के रिकॉर्डिंग। तो एक बात बताइए, यहां पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो 2 to the power n, दैट मीन 2 to the power 3, आंसर विल बी 8। तो 8 है अपना थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है, तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि H का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो वहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को मिनिमाइज करेगा। तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मिक एसिड होगा, यस। और देन फिर जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जबकि यहां पर बड़ा अल्काइल ग्रुप दे दिया गया जो कि रॉन्ग रहेगा। फोर्थ विल बी द आंसर। IUPAC नेम ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन विल बी, बेटा यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लोवेस्ट लोकेंट रूल। जब भी 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आप लोवेस्ट लोकेंट रूल को कंसीडर करिए और उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करिए। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब है ये लोकेशन दी है ना, जैसे यहां से मिला अपने को लोकेशन का नंबरिंग 2 5 एंड 6, यही आप रेसिप्रोकल नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नंबरिंग अपने को मिलती 3 4 एंड 7 पर। तो बेटा ये मिनिमम नंबर है जबकि ये बड़ा नंबर है, तो अपना ये आंसर सही रहेगा। तो 2 5 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन फर्स्ट विल बी द आंसर। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेल्डोल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। बेटा जेल्डोल मेथड से अपने 3 कंपाउंड का एस्टिमेशन नहीं कर सकते। जब रिंग में नाइट्रोजन हो तब एस्टिमेट नहीं कर सकते, नाइट्रो का एस्टिमेशन नहीं कर सकते, डाइएजो का एस्टिमेशन नहीं कर सकते। रिंग में नाइट्रोजन है, pyridine का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, तो क्या इस कंपाउंड का एस्टिमेशन जेल्डोल मेथड से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। फिर लिखा हुआ है द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजीली बी कन्वर्टेड। नहीं, इजीली कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अगर कन्वर्ट ही कर पाते तो जेल्डोल मेथड हो जाता है ना। ये भी जेल्डोल मेथड में अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, तो ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा ना, तभी तो जेल्डोल टेस्ट नहीं दे रहा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, सेकंड। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूलर स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल हो तो एरोमेटिक होना चाहिए, तो एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है तो इतना स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। ये भी स्टेबल नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। जबकि फोर्थ इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर, भाई साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है, और पाई बॉन्ड एक है, दैट मीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हक्का रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। चले बेटा अब अपने सेक्शन बी की ओर मूव कर रहे हैं, और सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन विच इज स्टीरॉयडल हार्मोन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम इन टेस्टोस्टेरोन इज। एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कितने हैं? आई थिंक दिस इज कायरल, क्योंकि अलग अलग एटम है। ये कायरल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन, दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन, this is also chiral carbon, this is also chiral carbon, and this is also chiral carbon.
तो बेटा यहां पर इस कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन का नंबर क्या रहेगा? 6। तो अपने पास 6 आंसर रहेगा। और वैसे अपने जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट करते रहते हैं, और वहीं से एक ये क्वेश्चन आया है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप बना लेते होंगे आई थिंक, है ना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले तो, है ना। 2 पर 2 मिथाइल है, और अपने पास कहां मिथाइल है? 5 पर 2 मिथाइल है। इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे? बेटा यहां क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन ही कराना है। इन तीनों में से किसी भी साइट में मोनोक्लोरीनेशन कराओ या इधर कहीं भी मोनोक्लोरीनेशन कराओ, इन 6 साइट पे क्लोरीनेशन से अपने को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो यहां पर कोई स्टीरियो भी रिप्रेजेंट नहीं हो रही, ना तो ऑप्टिकल है ना जियोमेट्रिकल है। तो एक तो अपने को ये कंपाउंड मिल गया। दूसरा क्या है, Cl अपने इधर भी तो लगा सकते हो, और इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो बात तो एक ही है ना, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर। बेटा इन दोनों पर Cl लगाना सेम बात है। और जैसे ही Cl लगाओगे दिस विल बी द कायरल कार्बन, क्योंकि एक हाइड्रोजन होगा, लेफ्ट में ग्रुप अलग है, राइट में ग्रुप अलग है, क्योंकि ये कार्बन बढ़ गया ना यहां। तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के कारण यहां पर कितने आंसर रहेंगे? 2। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर मिला के कितने रहेंगे? 3। जब भी कुछ भी ना मेंशन हो, स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करना है, तो यहां पर 3 अपना आंसर रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। कायरल कंपाउंड कितने हैं बेटा? पहली बात, ये जो कंपाउंड है इधर यहां पर H है, और इसको आप इक्वल हाफ में काट नहीं सकते, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दिस इज कायरल। यहां पर तो कायरल कार्बन एक है, जब एक कायरल कार्बन होता है तो कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, तो दूसरा भी ऑप्टिकल एक्टिव है। यहां बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो अपना आंसर क्या रहेगा? कायरल कंपाउंड केवल 2 ही रहेंगे। कायरल पूछा था, मतलब किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो 2 आंसर रहेगा। फिर दिया गया ऑन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर while the solvent moved by 5 centimeter, the retardation factor of the organic compound। बेटा आरएफ वैल्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इसको अच्छे से करके जाना चाहिए। आरएफ वैल्यू क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस दैट इज 3.5 अपॉन में सॉल्वेंट के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस दैट इज 5। तो यहां पर अपने पास आंसर क्या रहेगा? 0.7। तो बेटा यहां पर 0.7 रहेगा, तो इसको अपने ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7 इंटू में 10 टू द पावर -1। तो एक बात बताइए, यहां पर जो रिटार्डेशन फैक्टर है इसका वैल्यू कितना रहेगा अपने पास? 7। तो ये 7 आंसर रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ये क्वेश्चन था, और यहां की बात करें तो बेटा यहां पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में Gi प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर भी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में Gi प्रोड्यूस हो रही है। इट मींस यहां पर Ez दोनों ही पॉसिबल है, यहां पर भी Ez दोनों पॉसिबल है। तो सुनिएगा एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को। बेटा जिस कंडीशन में इस साइड पर E है और इस साइड पर भी E है, तो इस डबल बॉन्ड पर Gi प्रोड्यूस नहीं होगी। एक आइसोमर ये बन गया जब दोनों तरफ E है। दूसरा सुनना, दोनों तरफ Z होता तब भी एक आइसोमर बनता, लेकिन डबल बॉन्ड पे Gi शो नहीं होती। मिड वाले डबल बॉन्ड पे Gi शो नहीं हो रही उस कंडीशन में। लेकिन बेटा इस साइड में E बना लो और इस साइड में Z बना लो, या इधर Z या इधर E बना लो, तो वो कंपाउंड एक बनेगा। लेकिन बेटा उन दोनों ही कंडीशन में बीच वाला डबल बॉन्ड Gi शो कर रहा है, और बीच वाला डबल बॉन्ड भी Ez दोनों शो कर पाएगा। तो इसका मतलब तीसरा कंपाउंड Ez वाला वो हो गया। देखो ये 2 आइसोमर तो आप समझ ही गए। ये तीसरा आइसोमर है ना, ये 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर भी Ez पॉसिबल है जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग। तो आई थिंक समझ गए होंगे। यहां पर टोटल अपना आंसर है वो 4 रहेगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप इज। मेटा डायरेक्टिंग होनी चाहिए तो A डबल बॉन्ड B होना चाहिए, 1 मेटा डायरेक्टिंग, A ट्रिपल बॉन्ड B भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड O ये भी मेटा डायरेक्टिंग है।
और यहाँ पर COOH भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अपने पास टोटल कितने रहेंगे, 4। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमंग द गिवन कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कम से कम साइक्लिक रेजोनेंस तो हो। यस, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनोइड है। और अपने इस कंपाउंड की बात करें तो डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल, यस दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक, है ना। और अपने डी कंपाउंड की बात करें तो डी भी क्या है, एरोमेटिक है। तो एक बात तो टोटल कितने कंपाउंड अपने पास एरोमेटिक रहे, 3। माइनस और लोन पेयर अपने एक ही तरह से काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही रोटेट हो रहे हैं तो पाई की तरह बिहेव करेंगे, है ना। बोथ कंपाउंड आर एरोमेटिक। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कायरल कार्बन एटम वाले अपने को कंपाउंड है यहां पर काउंट करने थे, और कायरल कार्बन वाले यहां पर जो टोटल कंपाउंड रहने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। देखिए पहला मॉलिक्यूल, इसमें कायरल कार्बन है, यस है ना। और दूसरे में कायरल कार्बन नहीं है तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तीसरे में कायरल कार्बन है, यस ये कायरल कार्बन रखेगा। चौथे में ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि लेफ्ट और राइट में ग्रुप सेम है, ये अपना आंसर नहीं रहेगा, है ना। और एक बात बताइए, यहां पर भी ये कायरल कार्बन है और यहां पर ये वाला कार्बन क्या है, कायरल लेफ्ट राइट में ग्रुप अलग अलग है। और यहां पर ये वाला ग्रुप ये क्या है, कायरल कार्बन, लेफ्ट और राइट में ग्रुप क्या है, अलग है। तो कायरल कार्बन ये भी रख रहा है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन, नो दिस इज नॉट ए कायरल कार्बन, दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन, है ना। तो इसमें कायरल कार्बन है क्योंकि इसमें भी क्या है, ग्रुप अलग अलग है ना, इधर भी और H और I अलग है। तो कायरल कार्बन वाले ग्रुप पूछे थे अपने को, कायरल कार्बन हो ऐसे कंपाउंड कौन कौन से है। तो अपने पास कितने कायरल वाले बने, एक कंपाउंड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। टोटल कितने कंपाउंड होंगे, 5। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करनी है और कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले तो बेटा हेक्स कार्बन की नंबर है टोटल अपने पास कितनी, 6। फिर एक बात दो, ओइक एसिड है, दैट मीन्स COOH। फिर लिखा है कि 2 पर फॉर्मिल हो, 2 पर एक ग्रुप हो फॉर्मिल। फिर बोला है हेक्स 4 इन भी हो, 1 2 3 4 पर इन भी हो। और ये कंपाउंड उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना था, करते हैं वैलेंसी कंप्लीट करके। CH2 और यहां पर क्या रहेगा, H। तो ये स्ट्रक्चर है, पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड चेक करेंगे, है ना। टोटल सम देखना अपने को। पाई बॉन्ड कितने रहने वाले हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड 3 है, सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ 18, यहाँ 19 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितना होगा बेटा, 22। तो यहां पर अगर स्ट्रक्चर बना पाते हो कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, है ना। आराम से बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हमेशा क्लासरूम में बोलता हूँ सिली मेक से सिल्ला, अपने सिल्ला नहीं बनने देना बेटा, अपने को फुल अच्छे वाला पढ़ना है। और छोटी सी गलती है ना, हमारे बॉस भी बोलते हैं छोटी सी गलती आपकी लाइफ खराब कर सकती है। आपको एक बहुत बेहतरीन कॉलेज मिले, इसके लिए आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। जब आपने मेहनत पूरी की है तो व्हाई वी मेक अ सिली मिस्टेक, है ना। इसीलिए तो आई थिंक सबने बना लिया होगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सल्फर का पूछा गया था कि किस में हेटेरोएटम की फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट है। बेटा फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन होता है, सल्फर नहीं होता। थायोफिन में सल्फर होता है, थायोफिन का स्ट्रक्चर ये रहता है ना। फ्यूरिन में सल्फर की जगह ऑक्सीजन होता है। यस, एक अपना आ गया सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। पेरिडीन अपने बहुत बार बना चुके हैं, नाइट्रोजन होता है, ये भी अपना आंसर पॉसिबल नहीं है। पायरोल में क्या होता है, 5 मेंबर की रिंग में NH होता है, तो ये भी अपना आंसर पॉसिबल नहीं है। सिस्टीन, यस दिस इज द अमीनो एसिड, CH2SH ग्रुप कंटेन करता है, सल्फर मिल रहा है, यस ये भी अपना आंसर रहेगा। टायरोसिन फिनोलिक अमीनो एसिड है बेटा, बेंजीन रिंग पर OH CH2,
और यहां पर CH NH2 COOH ये स्ट्रक्चर रहता है। तो सल्फर कितने केसेस में? केवल 2 केसेस में। अपना आंसर क्या रहेगा यहां पर? 2। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइनोइक एसिड इज। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये अपने को कैलकुलेट करना था 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइनोइक एसिड। बेटा अगेन ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप कैलकुलेटिव मिस्टेक मत करिए, आपका गलत नहीं होगा। चलो बनाते हैं स्ट्रक्चर। पहले 6 कार्बन है ना। ओइक एसिड है COOH। 4 पर आइन है 1 2 3 एंड 4 पर है आइन। 2 पर ऑक्सो भी है 1 2 ओके, और एसिड है। अब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। CH3 एंड यहां पर CH2 CO COOH। पहले पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लें। पाई बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा टोटल इनका सम पूछा गया था, दैट इज 18। तो अपना आंसर यहां पर क्या रहेगा? 18। आई थिंक सबने आसानी से बना लिया होगा। टोटल जो अपना आंसर है वो यहां पर 18 रहेगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेनिलीन है, एक कंपाउंड है, वेनिला बीन से ऑब्टेन होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वेनिलीन का स्ट्रक्चर होता है CHO OH OCH3। पहली बात तो सम ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 है। फिर पूछा गया पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पाई बॉन्ड। बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, और एक पाई बॉन्ड यहां पर भी है 4 पाई बॉन्ड है, दैट मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल जो इसका सम होगा वो क्या रहेगा? 11। तो अपना आंसर क्या रहने वाला था? 11। आई थिंक सबने बना लिया होगा। लेट मूव ऑन टू द क्वेश्चन। डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ C7H16। चलिए बनाते हैं। तो बेटा ये पहला स्ट्रक्चर है और अपने जानते हैं कि इसका DU है वो 0 रहेगा, है ना। एल्केन है तो मैंने 7 कार्बन को ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर ये रहा। अब कार्बन चेन को थोड़ा सा छोटा करते जाते हैं। तो मैंने कार्बन चेन को छोटा करा, मिथाइल यहां लगा दिया। फिर मैंने मिथाइल की पोजीशन चेंज करी बेटा, तो मिथाइल यहां पर भी रख सकते हैं। अब यहां पर मिथाइल रखोगे तो सेम ही बन जाएगा ना, यही वाला कंपाउंड। तो आगे तो पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं। चलो कार्बन चेन को और छोटा करते हैं। तो 2 मिथाइल रहेंगे, इसी कार्बन पे लगा दिए। कार्बन चेन को उसी में रखा जाए, उसी फॉर्मेट में रखा जाए और यहां पर दूसरा कंपाउंड बनाया जाए। तो ये मिथाइल मिड में भी पॉसिबल है, यस। और ये मिथाइल इस तरह से भी पॉसिबल है, नियरर पोजीशन पर। आई थिंक एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, सबने बनाया होगा। और बेटा यहां पर एक स्ट्रक्चर इथाइल से रिलेटेड ये भी पॉसिबल है, यस। और एक स्ट्रक्चर आई थिंक सबने सोच लिया होगा कि सर यहां पर कार्बन ऐसा बना दिया जाए और ये स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाए। बेटा ये कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। तो यहां पर टोटल 3 4 5, देखो स्ट्रक्चर आप काउंट कर सकते हो एग्जैक्टली। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। बेटा अगर मैं इन कंपाउंड की बात करूं तो ये इस कंपाउंड के लिए चेन आइसोमर है, लेकिन ये आपस में चेन नहीं है। सेकेंड और थर्ड क्या है? पोजीशन। लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्या है? चेन। तो इसने तो ये पूछा है ना, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर। ये इसके लिए तो चेन हो सकता है ना, ये वाला कंपाउंड, और सभी के लिए क्या होगा? चेन होगा। इसीलिए अपने जो आंसर है वो यहां पर 9 राइट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं करना सर दीज आर पोजीशन, मेरे को भी पता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है? चेन। फर्स्ट और थर्ड का क्या है? चेन। तो फर्स्ट कंपाउंड सभी के लिए चेन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। तो अपने पास यहां पर 9 आइसोमर रहेंगे जो चेन आइसोमर है। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द गिवन फिगर
द रेशियो ऑफ RF वैल्यूज ऑफ ए सैंपल A एंड सैंपल C इज x इंटू में 10⁻⁻2 वैल्यू ऑफ x इज, चलो काउंट करते हैं बेटा। एक RF वैल्यू कंपोनेंट A के थ्रू कवर डिस्टेंस कितनी है 5, सॉल्वेंट के थ्रू कवर डिस्टेंस 12.5, ठीक है। बोल रहा है C के लिए, है ना, क्योंकि रेशियो बताने हैं RF वैल्यू को, है ना, RF वैल्यू ऑफ A एंड RF वैल्यू ऑफ C, इन दोनों का रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है बेटा। तो A के लिए निकाल लिया, फिर C के लिए फाइंड आउट करोगे तो C के लिए अपने पास जो वैल्यू रहेगा वो कितना है 10, और यहां पर अपने पास 12.5 ही रहेगा सॉल्वेंट के थ्रू कवर डिस्टेंस। आई थिंक समझ गए होंगे सभी लोग, है ना। तो एक बार तो 12.5 से 12.5 कैंसल, 5/10 आया, दैट मीन 0.5 आया। और यहां पर बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या रहेगा, रेशियो तो अपने पास आ गया, तो बेटा इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.5 को 50 इंटू में 10⁻², दिस इज ऑल्सो 0.5। तो यहां पर अपने पास x का वैल्यू कितना रहेगा 50 रहेगा, है ना, 50। तो 14 का आंसर है अपने पास 50 रहेगा। आई थिंक सबको समझ में आएगा। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट बस अपना मेंटेन रखें। हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन इसने क्या पूछा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो, तो अपना आंसर ये पॉसिबल नहीं है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं आजू बाजू, तो ये अपना आंसर रहेगा। इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यस, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये अपना आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल है जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो अपना आंसर तो ये रहेगा ना, 100% आंसर रहेगा। तो एक बात तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल हुए जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल है ऐसे जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा, है ना। ये पूछा गया था, तो अपन आराम से बना सकते हैं। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? कायरल कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन। और एसिमेट्रिकल फॉर्मूला है तो आइसोमर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है 2 to the power 5 ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एसिमेट्रिकल कंपाउंड में। तो दैट मीन 32 विल बी द आंसर। तो यहां पर कितना आंसर रहने वाला था 32। आई थिंक सब लोगों ने आसानी से बना लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन कॉपी में अपनों ने काफी किए हुए हैं ना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन सभी इफेक्ट हो ऐसे कितने मॉलिक्यूल है। बेटा रेजोनेंस है, आई है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ये अपना आंसर नहीं रहेगा। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, आई भी है, ये अपना आंसर रहेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है। यस, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, ये भी अपना आंसर नहीं रहेगा। बेटा यस, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, आई भी है, रेजोनेंस भी है, ये अपना आंसर रहेगा। यस, यहाँ की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में अपने पास क्या रहेगा, रेजोनेंस है, यस रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, आई भी है, ये भी अपने पास आंसर रहेगा। बेटा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डिफरेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, है ना। ये सारी कंडीशन है यहाँ पर भी, तो ये भी अपना मॉलिक्यूल है, सारे इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर अगर अपने बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं पहले। डबल सिग्मा डबल रेजोनेंस है, आई इफेक्ट है, यस दोनों है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, ये भी अपना आंसर रहेगा। तो अब एक बात तो इस लास्ट मॉलिक्यूल को चेक करते हैं। यहां पर क्या प्लस आई है, यस है, रेजोनेंस है, यस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, यस है, सारी कंडीशन फुलफिल्ड है, तो ये भी अपना आंसर रहेगा। टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए अपने पास 3 4 एंड 5 मॉलिक्यूल रहेंगे, तो अपना आंसर क्या रहेगा 5। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक क्वेश्चन था, और इसमें बोला गया कि ए और बी ने एक्सपोर्ट दिया अपने को फ्रॉम द बॉटम ऑफ टीएलसी प्लेट रिस्पेक्टिवली, आरएफ वैल्यू ऑफ बी इज इतना टाइम देन ए। तो बेटा अपने लिख लेते हैं आरएफ वैल्यू ऑफ बी अपॉन में आरएफ वैल्यू ऑफ ए, है ना। तो एक बार तो बी का आरएफ वैल्यू क्या रहेगा, बी ने बॉटम से, देखिए ये साफ लिखा गया बॉटम ऑफ टीएलसी प्लेट,
बॉटम से 5 सेंटीमीटर कवर किया है बी ने, 7 सेंटीमीटर, बी ने बॉटम से 7 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 6 सेंटीमीटर। अच्छा, सोलवेंट ने 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अप से 1 सेंटीमीटर डाउन से कम कर दीजिए, है ना। तो अपने पास यहां पर ये टोटल कितना सेंटीमीटर रहा, 8। ठीक है, अब ए की रिगार्डिंग आइए। ए ने कितना सेंटीमीटर कवर किया, 5 सेंटीमीटर, दैट मीन ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अप साइड में क्या आएगा, 8 आएगा अपने पास, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। और ये आया अपने पास 3 and 2, दैट मीन 1.5। और यहां पर अपने को x का वैल्यू बताना था, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि 15 इंटू में 10 टू दी और -1, दैट इज ऑल्सो 1.5। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 15। आई थिंक सबने आसानी से बना लिया होगा ना। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एरोमेटिक कितना है, फर्स्ट तो एरोमेटिक है ही नहीं भी, साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं आ रहा इसमें, है ना। भी डबल सिंगल सिंगल कहाँ रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। ये भी एरोमेटिक नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीटली साइक्लिक होना चाहिए पूरा। ये एंटी एरोमेटिक है, ये टब शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक होता है, ये भी आंसर नहीं है। यस, दिस इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक पॉसिबल नहीं है क्योंकि sp3 कार्बन है। तो अपना यहां पर आंसर क्या रहेगा बेटा, 1। आई थिंक ये भी सबने आराम से ये क्वेश्चन बना लिया होगा, आसान क्वेश्चन थे बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। बेटा ये कंपाउंड पीओएस रख रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड में भी सेम ग्रुप है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, अपने को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनाने थे। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, कायरल कार्बन है। यस, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो यहां पर अपना आंसर क्या रहने वाला था, 1। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आसान था, इजीएस्ट क्वेश्चन था। और बेटा ये अपनों ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पीवाईक्यू के, और आई थिंक सभी को बहुत मजा आया होगा और सबने अच्छे से एंजॉय से ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे, समझे होंगे। और बेटा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बेटा ये जो पीवाईक्यूज है ना, वो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन देते हैं। अगर आपने हर क्वेश्चन अच्छे से बनाया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हम लोग डेफिनेटली जेई में एक अच्छा रैंक क्रैक कर पाएंगे। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है काफी जगह कि बच्चे 10 ईयर 15 ईयर के पीवाईक्यू करके जाते हैं और बहुत अच्छा रैंक अचीव करते हैं, क्योंकि सारी वेराइटी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन की बेटा अपने कंप्लीट कर लेते हैं उन पीवाईक्यूज के थ्रू आउट। तो आई थिंक पीवाईक्यू अपनी कंपटीशन के अंदर काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इसलिए सभी को पीवाईक्यू करके जाना चाहिए। और सीएलसी इस बात पे अच्छे से जोर देती है बेटा। आई थिंक देखो, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाएं, वैरायटी लाएं, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रैंक अचीव करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय सीएलसी, टेक केयर, बाय बाय।